चैप्टर 2 था ना यांत्रिकी, बोलिएगा। बताइएगा, गति करती हुई कोई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। सही है। दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है? चाल गुना समय। सही है। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, और दूरी को जो है किससे डिनोट करते हैं? मीटर में मापते हैं, तो मीटर, दूरी को मीटर में। सही है। बताइएगा, दूरी जो है हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है? दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। सही है, धनात्मक होती है। और दूरी कैसी राशि है? दूरी अदिश राशि है, अदिश। और देखिए, दूरी का कोई, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में जा सकती है, उसका कोई दिशा नहीं होता है, इसलिए ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। सही है। बताइएगा, विस्थापन सदिश राशि है, अदिश राशि है? विस्थापन सदिश है। और दो न्यूनतम जगह, जो दो जगह को न्यूनतम दूरी जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। सही है। तो यानी किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। सही है। बताइएगा, विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या कुछ भी हो सकता है। सही है। शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव। ये बताइएगा, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। सही है। चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता है। सही है। इसको डिनोट करते हैं मीटर प्रति सेकंड में। सही है। बताइएगा, और इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। देखिए, विस्थापन को अगर तय करेगा तो वेग, और दूरी को तय करेगा तो चाल हो जाएगा। लेकिन दोनों का यूनिट क्या है? सेम है। दोनों का यूनिट होगा मीटर प्रति सेकंड ही होगा। बताइएगा, वेग बराबर फार्मूला क्या होता है? v बराबर s/t, यानी विस्थापन बट्टे टाइम। सही है। बताइएगा, अच्छा बताइए, वेग जो है ये सदिश राशि है, अदिश राशि है? सदिश राशि है। सही है। बताइएगा, यदि किसी वस्तु का वेग जो है समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो वो, उसको हम क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। सही है। तो उसमें परिवर्तन की दर को कहेंगे त्वरण। जैसे कि त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, जिसमें बताए थे ए किसको बोलेंगे? ए मतलब एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण होगा। और v माइनस यू, यानी v क्या होगा? लास्ट वेलोसिटी होगा, और u क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि पहले वाला होगा। तो v माइनस यू बाई टी, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे। बताइए, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। सही है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बताइएगा, त्वरण जो है ये कैसी राशि है? सदिश है, अदिश? सदिश राशि है। सही है। त्वरण जो होगी ये सदिश राशि होगी। बताइएगा, इसमें जो एक फार्मूला आया था, फार्मूला दिया गया है, उसमें टोटल 3 फार्मूला दिया गया है, जिसमें बताइए पहला फार्मूला क्या होता है इसका? जो वेग v बराबर u प्लस ए टी। मतलब इस पहला जो फार्मूला है, इसमें किससे किसके बीच को संबंध को स्थापित करता है? पहला जो होगा वो हो जाएगा वेलोसिटी और टाइम को, यानी कि वेग और समय को। देखिए, जितना भी फार्मूला है ना, उसका दो लास्ट वाला रखिए, पहले फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। जैसे v बराबर u प्लस ए टी है, तो v इसका हो गया पहला v, और लास्ट वाला ए टी, यानी कि लास्ट में t हो गया, तो टाइम। जितना तीनों फार्मूला में है, तो वो तीनों अगर संबंध बताना होगा तो याद रखिएगा, पहला जो फार्मूला है v बराबर u प्लस ए टी, तो v बराबर यानी v और t के बीच में रिलेशन बताता है। बताइए, दूसरा फार्मूला क्या है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी देखिए s और t, यानी लास्ट पहले तो s आता है, s बराबर हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी t और s के बीच में। तो विस्थापन और समय के बीच में जो दिखाएगा वो कौन होगा? दूसरा फार्मूला होगा। बताइएगा, तीसरा फार्मूला क्या था? सही है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें जो होगा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन और वेग के बीच में जो संबंध दिखाता है वो तीसरा हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है तो इसे कौन सा गति कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक है। वृत्तीय गति। बताइए, वृत्तीय गति में कौन सा ऐसी मात्रा है जो कि वो कभी बदलती नहीं है? चाल नहीं बदलती है। ठीक है। वह एक समान चाल से गति करती रहती है। ये क्वेश्चन बहुत बार सेट में भी आया हुआ है। बताइएगा, कोणीय वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है?
सही है। रेखीय वेग बराबर या कोणीय वेग बराबर क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या गुना कोणीय वेग, या रेखीय चाल गुना क्या होता है? हाँ, त्रिज्या। देखिए कोणीय वेग जो होता है ना, रेखीय वेग बराबर होता है वृत्त की त्रिज्या मल्टीप्लाई कोणीय वेग। अगर कोणीय वेग बराबर हम पूछेंगे तो रेखीय वेग बट्टे क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो याद रखिएगा, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 3 बनेगा इसी से। बताइएगा बल की जो परिभाषा है ये न्यूटन के किस नियम से मिलती है? पहला नियम से। न्यूटन के पहला नियम से बल की परिभाषा मिलती है और दूसरा नियम से बल का व्यंजक मिलता है, ठीक है। बताइएगा उत्तोलक में टोटल कितने पॉइंट होता है? 3 पॉइंट होता है, सही है। बताइए कौन कौन सा पॉइंट है इसमें? सही है। देखिए आलम्ब, ये आयास और भाड़, इसको याद रखिए, सीधा FLE याद रखिएगा, फलक्रम, लोड और एफर्ट, ठीक है ना। देखिए फलक्रम जो होगा कोई भी चीज़ का, यानी कि जिसको बोलते हैं आलम्ब, वो कोई भी चीज़ का मिड पॉइंट होगा। कोई भी अगर आलम्ब है तो मतलब कोई भी अगर उत्तोलक है तो उसका मिड पॉइंट यहाँ पे वो इधर उधर कर सकता है, उसके बीच का पॉइंट को हम क्या कहेंगे? उसको फलक्रम कहेंगे, यानी आलम्ब कहेंगे, ठीक है। एफर्ट का मतलब होता है आयास। जब हम लोग एफर्ट डालेंगे यानी कि बल प्रेस करेंगे कोई भी चीज़ को, तो हाथ के द्वारा जो लगाया गया बल जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? एफर्ट, यानी आयास बोलेंगे, सही है। और जो लोड होता है, यानी कि कोई भी चीज़ को अगर लोड, यानी कि किसी भी, जैसे कि सरवता एग्जाम्पल में रखिए, जो खैनी काटने का मशीन आता है उस पर क्या है? वो तृतीय श्रेणी का हो जाएगा, द्वितीय का होगा ना, हाँ द्वितीय का होगा, सर द्वितीय का। देखिए याद रखिएगा, जो लोड जो होता है जब हम उसको खैनी बीच में डालते हैं तो वो क्या हो गया? लोड हो गया। और जब हम लोग लगाते हैं एफर्ट तो ये एफर्ट हो गया, यानी आयास हो गया। और जब जहाँ पे उसका जो पॉइंट होता है, जहाँ पे नट लगा हुआ रहता है, उसे क्या बोलेंगे? फलक्रम, यानी कि आलम्ब बिंदु बोलेंगे, ठीक है। तो इसका याद रखने के लिए याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ ऐसा हो जिसमें FLE, ये 3 चीज़ याद रखिएगा। FLE, अगर F बीच में आ जाए तो वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, अगर L बीच में आ जाए तो वो द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा, और E बीच में आ जाए तो क्या हो जाएगा? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखिएगा कि जो साइकिल होता है, साइकिल जो चलाते हैं तो साइकिल का ब्रेक कभी कभी पूछता है कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है, किसमें होगा? प्रथम श्रेणी का, क्योंकि देखिएगा उसमें बीच में जो होता है क्या होता है? फलक्रम होता है, यानी कि आलम्ब बिंदु होता है बीच में, इसलिए वो पहला। जैसे प्लास, देखिए प्लायर जो बोलते हैं, प्लायर किस में आएगा? प्रथम श्रेणी का, क्योंकि बीच में जो उसका नट लगा हुआ रहता है और हम लोग एफर्ट डालते हैं इधर से, और जो लोड यानी कि जो उठाने का या कटिंग करने का काम करेगा वो किस में करेगा? बाहर से, इधर से करेगा। तो बीच में अगर ये एफर्ट आएगा तो किस में होगा? तीसरा श्रेणी का। बीच में फलक्रम आएगा तो किस में होगा? पहला श्रेणी का। और बीच में लोड आएगा तो दूसरा श्रेणी का हो जाएगा, ठीक है। लोड मतलब कोई भी चीज़ को हमको जिससे काटना है, जैसे खैनी को ही काटना है तो वो लोड हो गया। जो हम लोग प्रेस करते हैं या बल लगाते हैं तो वो एफर्ट हो गया। और जो इसका नट लगा हुआ रहता है जहाँ पे वो मूव करता है तो वो क्या हो जाएगा? वो हाँ, उसको फलक्रम बोलेंगे, यानी कि आलम्ब बोलेंगे उसको। इससे ये सभी कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा, अच्छा पहला चैप्टर लौट गया, बायोलॉजी पूछ लें। बताइएगा क्या हुआ? कोशिका वाला तो ठीक था, यही है। हाँ बताइएगा, कल बताए थे प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S, और यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है, ठीक है। बताइएगा सेब का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण उसका लाल रंग होता है, ठीक है। कल बताए थे लवक के बारे में, जिसको प्लास्टिड बोलते हैं। बताइए कितने प्रकार का होता है वो? 3 प्रकार का होता है। एक होता है, तीनों का नाम बताइए तो? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट, सही है। देखिए कभी भी कलर, अगर कोई जैसे फल का कलर पूछेगा, ये ऐसा कलर का हो जाता है, वो ऐसा कलर का हो जाता है, तो ये सब जो होगा किस में होगा? क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमो। और जब क्लोरोप्लास्ट में एक ही चीज़ याद रखना है कि हमेशा पत्ती का रंग कैसा होगा? हरा होगा, तो वो किसके कारण होगा? क्लोरोप्लास्ट के कारण। अगर फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके लिए क्या चीज़ जरूरी है? क्लोरोप्लास्ट जरूरी है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट जरूरी होता है। और ये याद रखिएगा कि कलरहीन जो होगा, यानी कि कलरलेस, यानी कि जिसमें रंग नहीं है,
तो हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, जो कि पौधे के कौन सा अंग होता है, जड़ में होगा। सही है, तो जड़ में कोई भी कलर नहीं होता, इसलिए उसमें क्या पाया जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा। सही है, बताइएगा कल जो बताए थे, जो मानव का जो गुणसूत्र होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, यानी कि 2n के होता है। ठीक है, और क्रोमोसोम कितना होता है मनुष्य में, 46 को होता है। बंदर में कितना होता है, बंदर में चिंपैंजी में कितना होता है बताइए, 48 को। बंदर में एक जोड़ी कम होता है, यानी कि 22 दूनी 44 को होगा। बताइएगा कुछ डीएनए का जो है ना डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, सही है, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। कब दिया था, 1953 में दिया था, 1953 में दिया था। बताइएगा डीएनए शब्द का जो है सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था, डीएनए का वाटसन ही है, वाटसन ने किया था। बताइएगा डीएनए में जो होता है नाइट्रोजनी बेस जो होता है, नाइट्रोजनी बेस के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसमें बताइएगा प्यूरिन जो है उसमें कोई कितना होता है, कितना प्रकार का होता है प्यूरिन में। देखिए नाइट्रोजनी बेस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन। प्यूरिन में होता है 2 और पायरिमिडीन में भी 2। प्यूरिन में याद रखिएगा जो हो जाएगा एडेनिन एंड गुआनिन, और जो पायरिमिडीन में होगा वो क्या हो जाएगा, साइटोसिन एंड क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। और यही जब आरएनए में चल जाता है तो थायमिन जो है वो चेंज होकर किस में बदल जाता है, यूरेसिल में चेंज हो जाता है। सही है, तो याद रखिएगा, यानी कि जो नाइट्रोजनी बेस जो होगा डीएनए में कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन में होगा 2, जिसमें कौन कौन होगा, एक होगा, हाँ याद रखिएगा, एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन याद रखिएगा, एजी याद रखिएगा। ठीक है, और बताइएगा पायरिमिडीन में जो होगा वो थायमिन और साइटोसिन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें याद रखिएगा एटी याद रखिएगा, ठीक है ना, एटी और जीसी, यानी कि एडेनिन और थायमिन, इस दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होगा, यानी हाइड्रोजनी बॉन्ड होगा जो डबल बॉन्ड होता है। और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा डबल बॉन्ड है। बताइएगा कल बताए थे फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होगा, H3PO4, और इसका यूज जो किया जाता है वो इंजेक्शन में जो लिक्विड होता है, यानी बैक्टीरिया को हटाने के लिए किया जाता है, उसमें वहाँ पे इन्फेक्शन से बचाने। बताइएगा आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, सही है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। बताइएगा सबसे पहले जो वायरस का जो खोज किए थे वो कौन किए थे, इवानोवस्की। कब किए थे, 1892 में किए थे, 1892 में। बताइएगा वायरस का जो खोज किए थे इवानोवस्की, ये किससे किए थे, टोबैको, यानी कि जो पत्ता है तंबाकू का, टोबैको मोज़ेक वायरस का सबसे पहले खोज किया गया था, जो कि तंबाकू का जो पत्ता होता है उस पर वो देखा गया था, यानी इसलिए उसका नाम रखा गया था टोबैको मोज़ेक वायरस। सही है, बताइएगा आरएनए कितने प्रकार का होता है, आरएनए होता है 3 प्रकार का, एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए। ठीक है, तो याद रखिएगा एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, और टीआरएनए मतलब ट्रांसफ़र आरएनए, और आरआरएनए मतलब जो होता है वो क्या करता है, सही है, राइबोसोमल आरएनए होता है, जो राइबोसोमल आरएनए जिसको बोलते हैं। अब बताइएगा पूछ रहे हैं, बताइएगा जो डीएनए या जो है डीएनए को अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर लाने का कार्य जो करेगा वो कौन आरएनए करेगा, वो करेगा आरआरएनए, जिसको हम बोलें एमआरएनए करेगा, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, देखिए सूचना का काम यानी लाने का काम, सूचना मतलब मैसेज अगर पहुंचाने का जो काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैसेंजर आरएनए, यानी कि अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक पहुंचाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए। ठीक है, अब देखिएगा इसमें बताइएगा कौन से आरएनए में जो है निर्माण केंद्रिका में होता है, और यह कोशिका के उपस्थित समस्त आरएनए को लगभग 80% होता है, और इसका जो कार्य होगा वो राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन को सहायता करना है। इसका हो जाएगा आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए होगा। ठीक है, बताइएगा कौन सा आरएनए का वर्क है जो यह सबसे छोटा ये आरएनए होता है, और इसका जो कार्य होता है वो अमीनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण स्थल बनाता है, तो हो जाएगा कौन सा आरएनए, टीआरएनए। देखिए अगर अमीनो एसिड को लाएगा यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण स्थल पे तो टीआरएनए लाएगा,
अगर कोई भी सूचना को लाने का काम करेगा तो mRNA यानी मैसेंजर RNA करेगा। और इसके बाद कोई भी जो है राइबोसोम का संरचनात्मक संगठन को अगर प्रदान करेगा तो कौन होगा, RNA यानी राइबोसोमल RNA होगा। ठीक है, बताएगा tRNA की जो संरचना जानने के लिए कौन से ऐसे भारतीय मूल के जीव वैज्ञानिक थे जिसका महत्वपूर्ण योगदान है, ये हो जाएगा हरगोविंद खुराना का। हरगोविंद खुराना जो है इसने जीन जो है संश्लेषण का सबसे पहली बार प्रयोग किए थे, हरगोविंद खुराना ने जीन का संश्लेषण किए थे प्रयोगशाला में। सही है, बताइएगा। और उनके इस योगदान के लिए जो है ना नीरेनबर्ग तथा रॉबर्ट होले ने के साथ उसको क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब किया गया था, 1968 में, 1968 में जो है हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए इसको क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बताइएगा बताइएगा डीएनए में केंद्रक होता है कि नहीं, केंद्रक में डीएनए होगा कि नहीं, होगा। बताइए केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी ये उपस्थित होता है। ठीक है, बताइएगा। ठीक है, बताइएगा कोशिका द्रव्य में डीएनए होता है या आरएनए होता है, आरएनए तथा केंद्रक द्रव्य उपस्थित होता है इसमें। केंद्र आरएनए और जो है आरएनए जो है ना ये कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य दोनों में उपस्थित होता है। ठीक है, बताइएगा आरएनए का जो है पायरिमिडीन क्षार बताए थे अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, क्या बताए थे बताइए। साइटोसिन और यूरासिल बताए थे ना। एटीजीसी तो वो दूसरा में है ना, वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। देखिए आरएनए में जो हम बताए थे आरएनए जो बताए हुए थे, आरएनए में जो होता है ना साइटोसिन और थायमिन की जगह पे क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और पायरिमिडीन में साइटोसिन और थायमिन दोनों। बताइएगा अब पोस्ता के कच्चे फल में क्या पाया जाता है, अफीम पाया जाता है। सिनकोना के छाल में कुनैन, रावुल्फिया के जड़ में रेसरपिन पाया जाता है, रेसरपिन। तंबाकू के पत्ती में क्या पाया जाता है, निकोटीन। चाय में थीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन, चाय में थीन पाया जाता है। बताएगा भांग जो है, भांग के पत्ते में क्या पाया जाता है, मैरीजुआना पाया जाता है। ठीक है, एट्रोपा के जड़ में एट्रोपिन। बताइएगा फेरुला के पौधे के जड़ में से प्राप्त होता है हींग, जिसको रेजिन कहा जाता है। बताइएगा हीबिया पौधे से प्राप्त लेटेक्स से क्या बनता है, रबर। एकेसिया पौधे की लकड़ी से कत्था का यूज किया जाता है, जो पान में दिया जाता है। देखते रहिएगा पान जो लाल लाल कलर का। बताइएगा और ओक के वृक्ष के छाल से कॉर्क निकलता है। सही है। बताइएगा जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है, गोलाकार। जंतु कोशिका का गोलाकार और प्लांट सेल का क्या होगा, आयताकार होगा। सही है। बताइएगा जंतु कोशिका के आकार में वृद्धि किसकी संख्या में वृद्धि होने से होता है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने से होता है। ठीक है। बताइएगा पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कहाँ पे होता है, स्टार्च के रूप में होता है। और जंतु कोशिका में ग्लाइकोजेन के रूप में होगा। कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजेन के रूप में होता है ऊर्जा का संग्रह। बताएगा टाइम हो गया कि कल आप पहले कराएगा, आपका पीछे चल रहा है। क्या चीज़ पीछे चल रहा है, साइंस होमवर्क के पीछे चल रहा है। मोबाइल बंद कर।